हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी भाषा के राजन सीरीज का लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। पिछले 5 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न के एक क्लास को पढ़ा था। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, अनुस्वार तथा अनुनासिक व्यंजनों में क्या अंतर है? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनि। अनुस्वार, पहला हेडिंग है अनुस्वार। अनुस्वार कहते हैं जो ऊपर लाइन के ऊपर एक बिंदी जो रहता है उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर आदि। दूसरा है अनुनासिक, यानी जो चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, जैसे चांद, बूंद, कुंवर, आँख आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए अथवा लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। पहला है बैठने का ढंग। बच्चों को लिखना सिखाने के पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा आंखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी, पीढ़ा, टेबल आदि न हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं कंधे पर स्टेल अथवा कॉपी रखकर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। दूसरा है इसमें लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातों में दूसरा जो पॉइंट है वो है दूरी। सीधा बैठकर पटिया, स्लेट अथवा कॉपी को आंखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। एग्जैक्ट तो आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना दूरी पे, औसतन इतना दूरी होना चाहिए। उस पर सबसे आदर्श जो दूरी है वो 35 सेंटीमीटर है या 14 इंच। तीसरा है कलम पकड़ने के तरीके। कलम को उचित ढंग से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बीच हो और बीच में 1 इंच ऊपर हो। बच्चे द्वारा कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि उंगलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। साथ ही कूहनी शरीर की ओर ही रखनी चाहिए। इससे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नवीन पंक्ति आरंभ करना हो। चौथा पॉइंट है सिरारेख। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को सिरारेख कहा जाता है। वर्णों पर सिरारेख का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। सिरारेख की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर सिरारेख लगाने के पश्चात मात्रा लगानी चाहिए। 5वां पॉइंट है अक्षर की सुडौलता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष ढंग है। जब अक्षर उचित तरीके से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। उदाहरण के लिए पहला है क वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क के मध्य की पाई के बाईं ओर का भाग पाई के बीचों बीच और शुंडिका दाहिनी ओर मध्य भाग से निकालकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं और दाएं दोनों ओर की मोटाई बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब है आप क लिख रहे हैं तो मान लीजिए ये एक लाइन खींच दिया सबसे पहले, उसके बाद बाईं तरफ एक ऐसा गोल बनाते हैं। जितना मोटाई में ये गोल बना है उतना मोटाई में इधर जो लटकाते हैं ऐसे, उतना ही दोनों का ये जो डिस्टेंस है बाईं तरफ
उतना ही डिस्टेंस ये भी दाहिनी तरफ होना चाहिए और उसको वहीं तक खींचना चाहिए जहाँ तक वो जो बीच में पाई जो लकीर खींचते हैं उसकी लंबाई जहाँ तक आई है वहीं तक बस खींचना चाहिए। इसका आप ध्यान रखेंगे। यही है इसमें उदाहरण के द्वारा एक में बताया गया है। अगला है दूसरा। इसी प्रकार ख बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि ख में र का निचला सिरा व के निचले भाग से जोड़कर ख अक्षर बनेगा। ख शुद्ध रूप है तथा र अशुद्ध रूप है। जैसे ख लिखा जाता है तो ऐसे जो ये खड़ी पाई में है मिला दिया जाता है, ये शुद्ध रूप है। अगर अलग अलग रहता है ऐसे तो ये तो र कहा जाएगा, र और व र। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या सभी लोग ऐसे ही लिखते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन शुद्ध रूप यही है, ऐसे लिखना चाहिए। बच्चों को जब हम लोग पढ़ाएंगे, आप आने वाले समय में टीचर हैं, जब जो भी बीटीसी कर रहा है वो टीचर बनेगा, तो आप शुरू से ही बच्चे में ऐसे कौशल का विकास करेंगे कि बच्चा ख को नीचे वो वाली लाइन में मिला के लिखे। अगला प्रश्न है, ये तीसरा पॉइंट है इसमें। ग में एक छोटी और दूसरी उससे थोड़ी बड़ी पाई और छोटी लाइन में एक गोल घुंडी बनेगा। जैसे बनाया हुआ है यहाँ पे, ये जो पहला घुंडी वाला है ये छोटा रहेगा, नीचे वाला जो दूसरा पाई रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहता है। यही बताया है इसमें तीसरे पॉइंट में। अगला पॉइंट है 4। घ वर्ण को बनवाने हेतु घ के दो मोड़ों में पहला मोड़ पाई के आधे भाग और दूसरा मोड़ भी आधे भाग से आरंभ होकर नीचे की खड़ी पाई से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। इसकी अंत पाई दोनों मोड़ में थोड़ा सा नीचे रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक पहले खड़ी पाई लिख रहे हैं, खड़ी पाई बाद में लिखेंगे आप, और जो ऐसे घ बनाते हैं तो ऐसा होना चाहिए। उसके कहने का मतलब है कि घ जो है आधा से थोड़ा सा ऊपर पहली पाई और उससे थोड़ा सा बड़ा जो होगा नीचे वाला हो, और नीचे जहाँ खत्म हो रहा है लाइन इससे थोड़ा ही ऊपर घ होना चाहिए। उसका जो दूसरा जो ऐसे चाँप के द्वारा ऐसे चाँप के जैसे लिख रहे हैं, बना रहे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। इसमें चौथे पॉइंट में ये कहा गया है। अगला जो पॉइंट है 5वां, अंग की आकृति 3/4 भाग में ही होगी। 3/4 भाग का मतलब ये पूरा ये लंबाई है, इतना में आप लिख रहे हैं, ये डिस्टेंस है, तो आप यहाँ से अंग लिखेंगे तो यहीं ख़त्म कर देंगे। यानी थोड़ा सा पार्ट छूटना चाहिए, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे 3/4, यानी इसको 4 भाग में बांटें, 1 2 3 और 4, 4 बार में बांटे तो यहीं तक वो ख़त्म हो जाए, तीसरे भाग तक। 3/4 का मतलब है। छठवां है, चौपाई के बीच भाग में लिखा जाता है। जो चौ है वो पाई के बीच में लिखा जाता है। और सातवां है, छ का पहला मोड़ के अर्धभाग और दूसरा मोड़ मध्य से ऊपर निचली पंक्ति को छूता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाकर मध्य में मोड़ को स्पर्श करता हुआ पुनः नीचे की ओर मुड़ जाता है। छ है, ये बोल रहा है कि ऐसे जब आप बना रहे हैं तो ये उसमें मैच करना चाहिए ऊपर वाली खड़ी पाई में, ऐसे। अगला जो पॉइंट है वो है 8वां। ठ की आकृति 1/3 मोड़ के पश्चात वृत्ताकार होकर नीचे की पंक्ति को स्पर्श करनी होनी चाहिए। इसी गोलाकार भाग के ठीक नीचे से स्पर्श कराकर उ अथवा उ की मात्रा लगानी चाहिए। 9वां पॉइंट है, थ और भ में गोल घुंडी सिरारेख के बराबर लाकर थोड़ा ऊपर अंत पाई के बीच के बराबर में घुमाकर अंत पाई में जोड़ देते हैं। इस प्रकार समस्त आकृतियों को सही तरीके से लिखने से ही लिपि में सुडौलता आती है। चतुस्तरीय लेखन से वर्णों को उचित अनुपात में लिखना आसान होता है। ऊपर और नीचे खाने में मात्राओं के लिए स्थान होता है। 6वां पॉइंट है, उचित दूरी। वर्णों, मात्राओं, शब्दों, पंक्तियों आदि की उचित दूरी लेख में सौंदर्य लाती है। इसमें उचित दूरी में पहला है वर्णों की दूरी।
वर्णों में वर्णों के मध्य 1 पाई की दूरी होनी चाहिए। जैसे अब, जैसे आप वर्ड लिख रहे हैं अब ना, अ और ब के बीच में 1 पाई का डिस्टेंस होना चाहिए, 1 पाई खींच रहे हैं इतना का। दूसरा है वर्ण और मात्रा के मध्य में भी कई 1 पाई दूरी होनी चाहिए। जैसे राम, यहाँ पर जैसे ये वर्ण हो गया र और इसका मात्रा हो गया आ की मात्रा, ये तो जब ये मात्रा लिख रहे हैं इस बीच में भी 1 पाई का डिस्टेंस होना चाहिए, यही कह रहा है। तीसरा पॉइंट है शब्द से शब्द के बीच की दूरी 2 पाई के बराबर होनी चाहिए। जैसे राम सीता है, राम सीता एक साथ है तो इसके बीच की दूरी 2 पाई होना चाहिए। चौथा है 2 वाक्यों के मध्य की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर 4 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए। जैसे राकेश आओ मोहन जाओ, इसके बीच में 4 पाई की दूरी होनी चाहिए। पांचवा है एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी इतनी हो कि ऊपर की पंक्ति के वर्ण के नीचे लगी मात्राएं और नीचे की पंक्ति की सिरा रेख के ऊपर लगी मात्राएं परस्पर नहीं मिले तथा उनके मध्य कुछ स्थान बचा रहे। छठवां है विराम चिन्हों की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए। जैसे रुक्मणी और रुक्मणी, इसके बाद से ये जो विराम चिन्ह है ये विस्मयादि वियोदक चिन्ह, उसके बाद है तुम जाओ, इसमें 2 पाई के बीच की दूरी होनी चाहिए। इसको आप ध्यान में रखते हुए लेखन कार्य करवाएंगे बच्चों से। प्रश्न संख्या 17 है हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों में से निम्न लाभ है। पहला है पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता उसे अंश चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। दूसरा है देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल चित्र आदि सभी दृश्य हैं। तीसरा है दृष्टांत लघु कथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं और जो बात रुचिकर होती है उनके माध्यम से किसी भी बात को शीघ्र ही सीखा जाता है। चौथा है साहित्य शिक्षण में जब एक अंतर कथाओं को स्पष्ट न किया जाए तब तक न तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और न ही समझ में आता है। पांचवा है सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। छठवां है इसके द्वारा छात्रों की विचार एवं कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने के लिए शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 18 है कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। उत्तर कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कविता की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना होता है। अतएव काव्य शिक्षण के अन्य और भी उद्देश्यों से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है उचित स्वर एवं प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना। दूसरा है छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि जिससे वे काव्य के सौंदर्य को परख सके तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सके। रायबर्न महोदय ने इस संबंध में लिखा है हमारा उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी भी कवि की अनुभूति को समझे और ग्रहण कर सके। अध्यापक का यह कार्य हो जाता है कि उससे छात्र कवि के प्रकृति के प्रेम को समझ सके और उनकी कविता में उनको रसानुभूति प्राप्त हो। तीसरा है किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना। चौथा है छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता उत्पन्न करना तथा अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। पांचवा है छात्रों की कल्पना शक्ति एवं भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। छठवां है भाई योगेंद्र जीत ने कविता शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में लिखा है कि हमारे आसपास के वातावरण में कितने ही रमणीय दृश्य हैं, लोगों को वे रम्य नहीं लगते। इसका प्रधान कारण यह है कि लोगों के पास रमणीयता का शोधन करने वाली दृष्टि का अभाव है। इसी अभाव के कारण
वे कितने ही आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते। कविता के अध्यापन का भी यही ध्येय है, वह सौंदर्य बोधक दृष्टि विद्यार्थियों में उत्पन्न की जाए, जिससे वे संसार रूपी उद्यान में विहार करते समय अनेक प्रकार के स्थलों का आनंद ले सके। 7वां है छात्रों को काव्य शिक्षण के साथ ही रस, छंद और अलंकार से परिचित कराना। 8वां है छात्रों की कविता की अनेकानेक शैलियों से परिचित कराना। प्रश्न संख्या 19 है आंख, अश्व, समुद्र और सूर्य के लिए एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। आंख का जो पर्यायवाची हो जाएगा या समानार्थी शब्द हो जाएगा नयन, अश्व का घोड़ा, समुद्र का सागर और सूर्य का दिनकर। प्रश्न संख्या 20 है अनुलेख एवं सुतलेख में क्या अंतर है, समझाइए। उत्तर, अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है, जबकि सुनकर लिखे हुए लेख को सुतलेख कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है, अन्य छात्र उसे लिखते हैं। अनुलेख का मतलब देखकर लिखना और सुतलेख का मतलब सुनकर लिखना। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, शिलालेख किसे कहते हैं, स्वउदाहरण समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था और इसको एक और तरीके से पूछ सकता है, शिलालेख किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। ऊपर में बस उदाहरण लिख दिया है, नीचे में संख्या बता दिया कि 2 उदाहरण लिखना है, बाकी प्रश्न सेम है। तो ये प्रश्न देखिए 2019 और 22 में पूछा हुआ था और ऊपर वाला भी, यानी यही प्रश्न सेम 2019, 2022 और 2023 में पूछा हुआ है। उत्तर है शिलालेख वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को कहते हैं। 2 पाई के बराबर शब्दों से शब्द के बीच की दूरी होनी चाहिए, जैसे राम और कृष्ण। राम और कृष्ण के बीच में 2 पाई की दूरी होनी चाहिए, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी है। दूसरा है 4 पाई। 4 पाई की दूरी के बराबर 2 वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए, जैसे राम आओ सोहन जाओ, इसके बीच में 4 पाई की दूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए अथवा लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए ये सेम प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा बदल के पूछा हुआ है। ऊपर वाला प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है, नीचे वाला 2022 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर पढ़िए। छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करना। चौथा है छात्रों में विषयानुसार भाषा शैली और विचारों की तार्किक क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना। और पांचवा है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व में पांचवा छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छठवां पॉइंट है इसी में छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। सातवां है छात्रों में स्वतः लेखन की क्रिया में रुचि उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न हो या गर्मी उत्पन्न हो एवं मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा हो, उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। जब इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो दांतों के बीच से गर्म हवा बाहर निकलती है। उष्ण व्यंजन की कुल संख्या 4 है, स और ह। इन शब्दों का उच्चारण करते समय मुख से हवा किसी भी भाग से रगड़ते हुए बाहर निकलती है, इसी को उष्ण व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। तो पहला है विलोम शब्द, इसमें पूछा है विलोम, तुकांत एवं समानार्थी, 3 के बारे में पूछा है। तो पहला हेडिंग है विलोम शब्द। किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हार और जीत, इस दोनों का अर्थ में विपरीतार्थक है, मतलब एक दूसरे से उल्टे हैं। आय, व्यय, आज़ादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन आदि,
ये विलोम शब्द के उदाहरण हैं। अगला है तुकांत। तुकांत शब्द। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे कि रहन सहन। इन दोनों ही वर्ण में 9 वर्ण समान हैं, अतः यह तुकांत शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं तो जो शब्द हमें सुनने में एक समान लगते हैं वे शब्द समान तुक वाले शब्द कहे जाते हैं, जैसे बात, बात, रात, मान, जान, सौर्य, मौर्य आदि। ये तुकांत शब्द कहे जाते हैं। इनका साउंड सेम होता है, जब आप बोलेंगे तो एक जैसे आवाज़ ध्वनि निकलेगी और लास्ट का जो वर्ड होता है वो भी समान होगा। अगला जो है समानार्थी शब्द। समानार्थी का अर्थ होता है समान प्लस अर्थ, अर्थात किसी शब्द का समान अर्थ वाले दूसरे शब्द या उसी के समान कोई दूसरा नाम, वस्तु। सामान्यतः हिंदी में एक ही वस्तु के अनेक समान अर्थ वाले शब्द हैं। उदाहरण, सूर्य का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु। समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है, स्व-उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन इसकी ध्वनि नाम से निकलता है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह यानी बिंदी है, जबकि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख साथ साथ नासिका, नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। हंसना, आँख, ऊँट अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु है। जैसे उदाहरण दे दिया है, हंसना, आँख, ऊँट। देखिए यहाँ पे मुख और नाक दोनों से हवा निकल, हंसना बोल रहे हैं, हल्का सा नाक से वायु निकल रही है, आवाज़ आ रहा है, और मुख से आवाज़ आ रहा है, दोनों से निकल रहा है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्रबिंदु लगाते हैं, जो शिरारेख के ऊपर ये शिरारेख खींचते हैं, उसके ऊपर जो चंद्रबिंदु लगाते हैं, इसी को अनुनासिक का ये चिन्ह है, इसी को अनुनासिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। उत्तर, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में अग्र वत 52 वर्ण हैं, जिनमें स्वर 11, अयोगवाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 तथा द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। देखिए यहाँ पे सबको अलग अलग दिया है, स्वर को तो अलग दिया है, व्यंजन में भी जो मूल व्यंजन है 33 इसको अलग कर दिया है, अयोगवाह 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्विगुण 2 होते हैं, इनको अलग किया हुआ है, तो ठीक है। लेकिन राजन सीरीज में पीछे बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में हर जगह 33 ही दिया है व्यंजन, जो कि सही नहीं है। पीछे और जो अति लघुत्तरी में पूछेगा कितने व्यंजन होते हैं तो आप 41 लिखेंगे, लेकिन आपको डिटेल में बताना होगा तो 41 लिख के आप डिटेल में बता सकते हैं कि 2 अयोगवाह होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं और द्विगुण 2 होते हैं और संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो देखिए इन व्यंजनों को दिया भी हुआ है। स्वर हैं 11 होते हैं, ये हैं अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ, ये स्वर हो जाएंगे। और अयोगवाह अंग अह हो जाएंगे, इसको अयोगवाह के अंतर्गत आता है, ये स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। आगे दिया है व्यंजन, मुख्यतः यही तो प्रश्न था, व्यंजन के बारे में पूछा था, तो वो तो स्वर वैसे दे दिया है साथ में, लेकिन व्यंजन के बारे में हमको बताना था, तो अब व्यंजन को देखिए। इसमें पहले 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 5-5 वर्ड होते हैं, जो कि क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग के अंतर्गत आता है त, थ, द, ध, न। प के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, य, र, ल, व। और उस व्यंजन होते हैं, ये भी 4 होते हैं, स, श, स और ह। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और द्विगुण ड और ढ को कहते हैं। ये ड ढ देखिए आ चुका है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ है, लेकिन एक के नीचे, दोनों के नीचे जब बिंदी लगेगा तो ये ड़ हो जाएगा और दूसरा ढ हो जाएगा, ढ पढ़ेंगे उसको, जैसे पढ़ना में यूज होता है ढ। आगे दिया है, कुछ ध्वनियाँ
विदेशी भाषाओं से ली गई हैं। इन्हें आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे ज के नीचे जब बिंदी लिया जाएगा इसको ज पढ़ा जाएगा ज, ये विदेशी भाषाओं से ली गई हैं। तथा फ अरबी या आ अंग्रेजी भाषा से ली गई। ये जो और फ है ये अरबी भाषा से ली गई है, और जो अ होता है जैसे ओनली बोलते हैं, ओनली ONLY, इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अ के ऊपर ऐसे हलंत रहेगा, मतलब चंद्र बिंदु रहेगा लेकिन उस पर बिंदी नहीं रहेगा बीच में, ओनली ऐसे लिखते हैं, तो इसको ओनली पढ़ा जाएगा। हल्का सा आ और हल्का सा ओ दोनों को मिला के ओनली पढ़ा जाएगा। जहाँ ये लगा हो दोनों पढ़ते हैं, आ और ओ दोनों, तो इसको कहते हैं, ये मतलब अंग्रेजी भाषा से ली गई है, ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रमशः नुक्ता एवं अर्धचंद्र ध्वनियाँ कहते हैं। ये चंद्र, ये अर्धचंद्र कहलाता है, और जो नीचे फ के नीचे है, ज के नीचे है, इसको नुक्ता कहते हैं। नीचे दिया हुआ है इसी में अंग ज्ञ ण न म पंच वर्ण कहलाते हैं, पंचम वर्ण कहलाते हैं, इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। आगे है स्वर का डिफिनीशन है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 41 होते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वर्णों का क्रम उच्चारण स्थान लिखिए, अथवा उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन भेद बताइए, अथवा उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था कि वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। तो एक वर्ड का नहीं पूछा है, सारे वर्ड का पूछा है, तो आपको चार्ट बना के बढ़िया से लिखना पड़ेगा सारे वर्डों के बारे में कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है, मुख के किस भाग से हवा स्पर्श करके निकलती है। तो इसका उत्तर दिया है, छात्रों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गत निर्गम से परिचित कराना जरूरी है, ताकि वे उच्चारण संबंधी भूल न करें। उच्चारण वर्णों का वितरण अग्र प्रकार दिया गया है, मतलब नीचे दिया गया है। देखिए, पहला है ये उच्चारण स्थान का नाम है, उसके बाद वो एक्चुअली में नाम क्या है, कहा जाता है, और वो उसका स्थान कहाँ है, वो उच्चारित कहाँ, मुख के किस भाग से होता है। और तीसरे चार्ट में जो तीसरा जो कॉलम होगा ये स्वर का है, मतलब स्वर है कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, और ये अगला जो कॉलम है वो व्यंजन का है। तो देखिए, पहला नाम दिया है कंठ, किसको कंठ कहते हैं, ये कंठ से बोला जाता है, और इसके कंठ से क्या क्या बोला जाता है, अ और अह और क ख ग घ। व्यंजन में क ख ग घ, और स्वर में अ और अह। ये जो इतने हैं 4 और 2 6 वर्ड, ये कंठ से बोले जाते हैं। अगला जो स्थान है वो तालव्य है, तालव्य इसको तालु से बोला जाता है। इसमें जो स्वर तालु से बोले जाने वाले स्वर हैं इ और ई हैं, और व्यंजन है च छ ज झ य और स। ये व्यंजन जो है ये तालु से बोले जाते हैं। तीसरा जो है मूर्धन, मूर्धन से ये मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा इसे कहते हैं कि दांत का जो बेस पॉइंट होता है, जहाँ से दांत निकलता है, दांत और तालु जहाँ ख़त्म होता है, सबसे आगे वाला पार्ट जो होता है ऊपर का, उसी को मूर्धन्य कहते हैं। यहाँ से स्वर में री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और ट ठ ड ढ र और स ये व्यंजन में होते हैं, जो कि मूर्धन्य से बोले जाते हैं, मूर्धा से। अगला जो है दंत, यानी दांत से, दांत की सहायता से क्या बोले जाते हैं। स्वर में कोई भी स्वर नहीं है, लेकिन व्यंजन में त थ द ध ल और स, ये इतने जो वर्ड है 2 2 4 2 6 वर्ड, ये जीभ जब जाके दंत में टच करती है, दांत में, तभी इसका उच्चारण होता है त थ द ध ल और स। अगला जो है ओष्ठ है, ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब कि ओठ इसका उच्चारण स्थान है। इसमें स्वर उ और उ, ओठ को गोलाकार जब भाग में जब मोड़ते हैं तो उ और उ निकलता है, इसका उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। और व्यंजन में प फ ब भ म, यानी प वर्ग जो पूरा होगा उसका जो उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ होगा। अगला है अनुनासिक, जो नासिका से इसका उच्चारण स्थान है अंग, जो अ के ऊपर जो बिंदी रहेगा ये जो होता है अंग, जैसे अंगूर में अंग का प्रयोग किया जाता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है नासिका होता है। और
जो हर वर्ण का 5वां लेटर होता है, 5वां जो वर्ण होता है, अंग, ज्ञ, मतलब इया, ड़ और न, म, ये जो 5 लेटर हैं, 5 जो अक्षर हैं अंतिम वाले सभी वर्ग के, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। और कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालव्य दोनों की सहायता से बोलने जाने वाले जो स्वर है ए और ए है, इसमें व्यंजन कोई नहीं आता है। और कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले, यानी कंठ और ओष्ठ से ओ और ओ है, ओ और औ है, ये कंठोष की मदद से बोले जाते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि अगर इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक क्या है कि जैसे जितने भी वर्ग होते हैं, पहले क वर्ग आता है, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, क्रमशः है। तो आप पीछे से बोलना स्टार्ट कीजिए, मतलब जो उच्चारण स्थान होगा ना, तो जब पेट से जब हवा जब आएगी मुंह में, तो सबसे पहले कंठ में टच करेगी, तो सबसे पहले क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। उसके बाद तालु में टच करेगी तो उसका जो उच्चारण स्थान होगा च वर्ग होगा। उसके बाद जो हवा आएगी वो मूर्धा में टच करेगी, मूर्धन्य में, यानी कंठ और जो दांत का जो शुरुआत पॉइंट होता है उसको मूर्धा कहते हैं, तो ट वर्ग उसका उच्चारण स्थान होगा। उसके बाद जो वायु टच करेगी दांत को, तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा त वर्ग का दंत। और उसके बाद ओठ से होकर बाहर निकल जाएगी, तो ओठ जो होता है वो उच्चारण स्थान होता है प वर्ग का। ऐसे आप याद कर सकते हैं। लास्ट में नाक है, यानी अनुनासिक, नासिका से, तो उसका जो 5वां लेटर हो जाएगा सबका, अंग, ज्ञ, ड़, न, म, वो नासिका के हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। उच्चारण स्थान मुंह में पीछे से आएगा, और जो ये वर्ग दिया हुआ है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आगे से आएगा। कंठ का होगा क वर्ग, तालव्य का च, वैसे सब हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और जो बाकी सब्जेक्ट के राजन सीरीज को पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।